नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अकबर के ऊपर। यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण, आप क्लास को पूरा देखें। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चर्चा करते हैं हम अकबर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे। अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। कब हुआ? कहते हैं अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। कहाँ हुआ? आप बताएंगे अमरकोट में हुआ। किसके यहाँ हुआ? आप बताएंगे राजा वीर साल के महल में हुआ। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राजा वीर साल के यहाँ होता है। अकबर की माँ का नाम क्या था? आप बताएंगे अकबर की जो माँ थी उनका नाम हमीदा बानो हुआ करता था, ठीक है। तो अकबर की माँ का नाम पूछा जाए, आप बताएंगे हाँ हमीदा बानो। अकबर का जन्म कब हुआ? आप बताएंगे 1542 में। कहाँ हुआ? आप बताएंगे अमरकोट में हुआ। किसके यहाँ हुआ? आप बताएंगे अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ। अकबर की जब पालन पोषण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताएंगे अकबर की जो धाय माँ हुआ करती थी महाम अनगा, इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखिए 1555 में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया और जब वह मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है हुमायूं, तो उस समय हुमायूं के साथ अकबर भी लड़ता है और वह अकबर के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर ने अपने जीवन का प्रथम युद्ध कौन सा लड़ा, तो आप बताएंगे भैया कि वह युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। और इसी युद्ध में, यह जब युद्ध होता है तब इसी युद्ध में के दौरान हुमायूं अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किस युद्ध में? आप बताएंगे मच्छीवाड़ा युद्ध के दौरान अकबर को हुमायूं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। जब हमने आपको हुमायूं पढ़ाया था तो हमने बताया था कि हुमायूं एक ऐसा शासक जो ज्योतिष के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता था और हफ्ते में 7 दिन अलग अलग कपड़े पहना करता था, ठीक है। तो 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बना के लाहौर का सूबेदार बना दिया, ठीक है। तो अकबर कहाँ का सूबेदार होता है? तो बताएंगे भैया आप लाहौर का सूबेदार होता है जब उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है, ठीक है। क्लास अवश्य देखें। कहते हैं 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु होती है। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? आप बताएंगे 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है। हमने आपको बताया था कि हुमायूं ने एक दीनपन्हा नामक नया नगर बसाया था और वहाँ पे एक पुस्तकालय बनाया। उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु होती है। उस समय अकबर जो था वो पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए 1556 में अकबर कहाँ का सूबेदार था जब हुमायूं की मृत्यु हुई? आप बताएंगे अकबर उस समय पंजाब का सूबेदार था। 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु की जो सूचना है वो गुप्त रखी गई कि शासन में जो अस्थिरता ना फैल जाए, यह अस्थिरता ना फैल जाए, इसलिए 17 दिन तक उसकी मृत्यु की जो खबर होती है हुमायूं की वो गुप्त रखी गई। लेकिन 14 फरवरी 1556 ने जब पंजाब के कालानौर में गुरदासपुर में मिर्जा अबुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। हुआ क्या? आप सुनिए। वहाँ पे हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब भैया गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना पहुंचाई जाती है। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया जाता है? कहते हैं पंजाब को, उस समय सूबेदार था तो जाहिर सी बात है पंजाब में किया जाता है। पंजाब में कहाँ? कालानौर गुरदासपुर में अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताएंगे मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा इसका राज्याभिषेक किया जाता है। और राज्याभिषेक के समय अकबर एक अल्प आयु का था, अकबर अल्प आयु का था, तो उसके संरक्षण के लिए बैरम खां को रख दिया जाता है। कि बैरम खां से कहा जाता है आप इन्हें अपने आप इन्हें पढ़ाइए लिखाइए, मतलब ये अपने युद्ध की शिक्षा दीजिए, शासन की शिक्षा दीजिए कि कैसे शासन किया जाता है। आपके संरक्षण में रह के ये शासन करेंगे, आप इनके शासन की देखरेख करिएगा, ठीक है। अब देखिए जब पंजाब से ये आ रहे होते हैं तो उस समय टाइम काफ़ी लगता है और वहाँ पे क्या होता है कि हेमू दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। जब हेमू दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है तो आगे 1556 का भैया पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अगर आपसे पूछा जाए भैया बताइए कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो आप बताएंगे पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, जो अकबर की सेना और किसके मध्य? हेमू के मध्य लड़ा गया। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन करेगा? जाहिर सी बात है बैरम खान करेगा। बैरम खान किसका संरक्षक? आप बताएंगे अकबर का संरक्षक था। तो अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? बैरम खां के द्वारा किया गया। इधर हेमू, देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में लड़ा गया, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध का 1556 में लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध भी कुछ इसी तरीके से है कि हेमू एक बहुत शक्तिशाली राजा होता है, लेकिन वह ऊपर सर से लेके पांव तक पूरा कवच से ढका रहता है, उसकी सिर्फ आँख खुली रहती है। तो किसी का तीर सिर्फ उसकी आँख में लगता है जाके और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है और सेना उसकी पीछे भाग जाती है। तो इस समय हेमू को पकड़ दिया जाता है और हेमू को वहाँ पर मार दिया जाता है, ठीक है। तो
आप समझ ही सकते हैं कि अकबर और हैमू की सेना के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? आप बताएंगे 1556 में लड़ा गया। ठीक है, तो अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन आरंभ कर दिया। और लेकिन हुआ क्या, जब भैया अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन तो करता है, कब से कब तक करता है? याद रखिए, यह शासन 1556 से 1560 तक करता है। लेकिन यह जो 4 साल है, इसमें बैरम खां के पास पावर बहुत आ जाती है और अकबर की बात भी नहीं मानता। लेकिन अकबर भी धीरे धीरे अपनी उम्र यौवन अवस्था को प्राप्त कर रहा था। कहते हैं अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया, लेकिन किसी कारण बैरम खां अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। अब भैया राजा से ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाओगे तो जाहिर सी बात है राजा को बुरा लगेगा। जब बुरा लगेगा तो लोग आपके कान भरेंगे। जब कान भरेंगे तो बैरम खां की ईमानदारी को देखकर अकबर ने उसे खाना खाने की उपाधि सम्मानित कर दिया। लेकिन उस समय इस बीच की घटना है, अकबर और बैरम खां के मध्य एक युद्ध होता है 1560 में। 1560 में युद्ध होता है अकबर की सेना और बैरम खां की सेना के मध्य। इस युद्ध में बैरम खां की सेना हार जाती है और अकबर बैरम खां को दो ऑफर देता है, या तो आप पहला है या तो आप हज पे चले जाओ, दूसरा हम या तो आप मुग़ल साम्राज्य के बिल्कुल बाहर जाके हम आपका सूबेदार बना दें और अब उस जगह पे शासन करो। तो बैरम खां क्या करता है कि बैरम खां हज पे जाना पसंद करता है। बैरम खां कहता है कि अभी तक हम आपके सुरक्षक रहे हैं और हम हज पे जाना पसंद करेंगे, हम शासन करना नहीं। ठीक है, तो 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खां के संरक्षक से मुक्त हुआ, भैया एक जगह से निकला, बैरम खां के संरक्षक से निकला बैरम खां के 1560 में। और 1560 से 1562 तक यह लगभग 2 साल पेटीकोट शासन चलता है और अपनी धाय माँ महान अनगा के शासन के अंतर्गत चला गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि मुग़ल काल में, अकबर के काल में पहले तो बैरम खां का संरक्षक, फिर उसके बाद धाय माँ के अंतर्गत चला गया, ये जो 2 साल थे इस चीज़ को क्या कहा गया? इस चीज़ को पेटीकोट शासन कहा गया। 2 वर्षों तक प्रभाव में रहा इनके। इन 2 वर्षों के शासन को पेटीकोट शासन कहा जाता है, पर्दा प्रथा का शासन कहा जाता है, हरम दल का शासन कहा जाता है, अतका खेल का शासन कहा जाता है। याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि भैया बताइए कि पेटीकोट का शासन, आप बताएंगे 1560 से 1562। आप बताएंगे पर्दा प्रथा का शासन 1560 से 1562, हरम दल का शासन 1560 से 1562, अतका खेल का शासन आप बताएंगे 1560 से 1562। परंतु होता क्या है, अकबर 1562 में हरम दल के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक लाइन आपसे पूछी जाती है, यहाँ से जो क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए वो सब आपको एमसीक्यू के रूप में इस पीडीएफ में आपके सामने उपस्थित हैं। इसलिए क्लास को अवश्य पूरा देखें, क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ से आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर हरम दल के प्रभाव से कब मुक्त हुआ। आप बताएंगे 1562 में अकबर हरम दल के प्रभाव से मुक्त होता है। याद रखिएगा। अब देखिए 1571 में अकबर क्या होता है, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करता है। अकबर फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करता है 1571 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की, आप बताएंगे 1571 में की। अब आपसे पूछा जाए 1575 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया। यह वही इबादत खाना है जहाँ पे जो धर्म थे, जो धर्मों के जो धर्मगुरु हुआ करते थे, बैठ के चर्चा किया करते थे पहले 1575 में। याद रखिएगा, तो 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। या वही फतेहपुर सीकरी है जहाँ पे अकबर गुजरात विजय के करके यहाँ पे गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। यहाँ वही फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, 1575 में इसमें इबादत खाना का निर्माण किया जाता है। यह वही इबादत खाना है जहाँ पे शुरू में तो आपको सभी धर्म, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के धर्मगुरु ही चर्चा करेंगे, लेकिन आगे जाकर इसमें इबादत खाना में सभी जो धर्म होते हैं उन सभी के लिए गेट खोल दिए जाते हैं। और यह गेट कब खोले जाते हैं, कहते हैं 1578 में। तो 1578 में क्या होता है, यहाँ पे सभी धर्मों के धर्मगुरु आके चर्चा करते थे। तो इस चीज़ में मतभेद होने लगे। जब मतभेद होने लगे तो ये चीज़ें बंद कर दी गई, तो इबादत खाना ही पूरा बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो 1562 में अकबर हरम दल के प्रभाव से मुक्त होता है। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण। यहाँ से अवश्य ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। अब मजहर क्या होता है, याद रखिए, कब की आपसे कब पूछा जाए, कहते हैं 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर क्या होता है, कहते हैं कि अकबर अपने आप को जो सब उसने कहा कि भैया जो बादशाह होगा, जो शहंशाह होगा, उसका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। अगर कोई धार्मिक विवाद भी होगा तो उस पर शहंशाह का फैसला आखिरी फैसला होगा, उससे ऊपर कोई किसी का फैसला नहीं होगा। यह किसने कहा, कहते हैं
अकबर ने कहा मजहर की घोषणा करके। इसके तहत धार्मिक मामले कहते हैं, धार्मिक मामले में अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। कब अकबर ने मजहर की घोषणा की, आप बताएंगे 1579 में की। कहते हैं 1582 में अकबर ने एक धर्म बनाया, दीन इलाही धर्म बनाया। कहते हैं 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया। और अकबर देखिए, अकबर ने जब दीन इलाही धर्म बनाया तो उससे सबसे पहले स्वीकार एक पहला और अंतिम हिंदू सम्राट होता है बीरबल, यानी कि उसके द्वारा सिर्फ स्वीकार किया जाता है दीन इलाही धर्म, पहला और अंतिम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह हिंदू कौन, कहते हैं बीरबल वह हिंदू हुआ करता था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया, और वही अंतिम हुआ करता था। कहते हैं जब अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया तो इसने क्या किया, तो इसने 1583 में अकबर ने हिजरी संवत के स्थान पर एक नया कैलेंडर जारी किया और इस कैलेंडर को नाम दिया इलाही संवत, इलाही धर्म के आधार पर। और इलाही धर्म के आधार पर ही प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जो प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसके आधार पर रखा, तो इलाही धर्म के आधार पर रखा अकबर ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया, आप बताएंगे अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया। कहते हैं 1583 में अकबर ने हिजरी संवत के स्थान पर एक नया कैलेंडर जारी किया। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब 1562 में एक बार रिवीजन करते हैं। 1562 में अकबर अपने आप को हरमदल से मुक्त करता है, लेकिन 1560 से 1562 का जो कालक्रम था वो किस शासनकाल के नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे भैया कि वह पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। 1556 से 1560 बैरम खां का संरक्षक प्रदान हुआ था। 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। हम युद्धों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अकबर के समकालीन एक सूफी संत हुआ करते थे, संत का नाम था शेख सलीम चिश्ती। इनके ही आशीर्वाद से अकबर क्या करता था कि अकबर शेख सलीम चिश्ती को काफ़ी ज़्यादा मानता था। अकबर भैया शेख सलीम चिश्ती को इतना ज़्यादा मानता था, उनसे इतना प्रभावित था कि भैया जब इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उनके पास गए और अकबर ने इनसे सर्वाधिक प्रभावित था। और इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का, आपने सुना भी होगा कि अकबर का जो बेटा था उसका नाम सलीम हुआ करता था, तो इन्हीं के नाम के आधार पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठेगा। याद रखिएगा, जो आगे चल के जहांगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अकबर ने अपने बनवाया क्या क्या, आप बताएंगे। आगरा का किला अकबर ने बनवाया 1565 में, लाहौर का किला बनवाया, अजमेर का किला बनवाया और अटक का किला बनवाया और इलाहाबाद का किला बनवाया। ये अजमेर का किला वही है जब अकबर जाएगा और महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए अकबर अपनी सेना को भेजेगा, मान सिंह को सेना का नेतृत्व करते हुए 1576 में। ये वही अजमेर का किला है यहाँ पे कि अकबर यहाँ पे स्वयं होगा। अकबर अजमेर तक जाता है, यहाँ पे प्लानिंग करता है हल्दी घाटी की युद्ध की कि या तो महाराणा प्रताप को आप मृत्यु के घाट उतार दो, या हमें, यानी कि वो हमारे सामने घुटने टेक दे, उसे पकड़ के हमारे सामने ले आओ। लेकिन ये दोनों चीज़ें ही फेल हो जाती हैं। वह एक बहुत विस्तृत चर्चा है। महाराणा प्रताप सिर्फ नाम ही काफ़ी है, इतिहास में इतना बड़ा नाम है, अगर आप पढ़ेंगे। वह व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को उसने कभी झुकने नहीं दिया। वह व्यक्ति जिसने राजस्थान के अंतर्गत, आप मानेंगे नहीं, 1576 के बाद से, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से मुगल सेना राजस्थान में कभी युद्ध नहीं जीत सकी है। वहाँ से अकबर उसके बाद अपनी राजधानी, पहले ही अपनी राजधानी पर परिवर्तन कर लेता है। 1571 में अपनी राजधानी परिवर्तन कर लेता है अकबर, पहले ही सुनते हैं। उसके बाद वह राजधानी अकबर अपना परिवर्तन करके लाहौर भी स्थानांतरित करता है राजधानी। उसका बेटा फिर से आगरा ले आता है राजधानी। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अबुल फजल, यानी कि अबुल फजल ने किसकी आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा करी गई, तो आप बताएंगे अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना करी गई और अकबरनामा की रचना करी गई। ठीक है, तो अकबरनामा की रचना किसने की, आप बताएंगे अबुल फजल ने की। आईने अकबरी की रचना किसने की, आप बताएंगे अबुल फजल के द्वारा करी गई। अकबर ने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और इसका रज्जानामा के नाम से अनुवाद करवाया। ठीक है, याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ और इसका नाम क्या रखा गया, आप बताएंगे रज्जानामा इसका नाम रखा गया। आईने अकबरी के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे अबुल फजल है। अकबरनामा के लेखक पूछा जाए तो अबुल फजल है। अकबरनामा, ये इसमें फैजी का भी सहयोग था, याद रखिएगा। ठीक है, अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, तो अकबर ने अगर आपसे पूछा जाए बताइए दास प्रथा को कब समाप्त किया, आप बताएंगे 1562 में समाप्त किया।
1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अकबर के द्वारा जो चर्चित युद्ध है, सबसे ज़्यादा चर्चित, आपसे अकबर के युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 ही युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, और युद्ध हमने इस क्लास में शामिल किए नहीं हैं आपकी इस PDF में। ठीक है, अकबर के जो युद्ध हैं वो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे, वो जो जितने भी युद्ध हैं और जितनी भी कापी किताबें हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो MCQ का टॉपिक होगा, जो टॉपिक बाई टॉपिक होगा, सॉरी MCQ, जो अकबर के काल से आएंगे, बाबर के काल से आएंगे, यानी कि पूरा मुगल काल का टॉपिक होगा। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक है, लेकिन चर्चा कर लेते हैं 1576 में। याद रखिए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, सुनिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ आप बताएंगे? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। जब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ ये, तो इस समय अकबर ने प्लानिंग कहाँ बनाई? कहते हैं अकबर ने अजमेर के किला में, यहाँ पर अजमेर में एक किला बनवाया, उसमें बैठ के एक प्लान किया कि भैया कि महाराणा प्रताप हमारे बीच का सबसे बड़ा रोरा है, या तो इसे हम मृत्यु के घाट उतार देते हैं या फिर हम इसे पकड़ के हमारे सामने प्रस्तुत कर दो। तो मानसिंह की सेना के रूप में और मानसिंह के रूप में सैनिक जो सेनापति बनाकर उसने महाराणा प्रताप के लिए भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप इतना तगड़ा पहला बार हुआ कि मुगल सेना, आप मानेंगे नहीं, लगभग 3 से 4 मील तक पीछे भाग गई, छोड़ के मैदान छोड़ के भागी मुगल सेना। इतना तगड़ा प्रहार हुआ था वो। कहा जाता है, आपको बहुत सी किताबों में लिखा कि मुगल सेना 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हुई, लेकिन साक्ष्य कुछ और कहते हैं। जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे वो वहाँ पे की चीज़ें कुछ और हैं। वहाँ पे आपको वास्तविक रूप से जब आपके उद्देश्य की ही वो युद्ध पूर्ति नहीं करता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह युद्ध जीता है। ठीक है, और इस युद्ध के बाद मुगल सेना जो राजस्थान का एरिया होता है, जो वहाँ पे कोई युद्ध जीत नहीं सकी है, क्योंकि वहाँ पे जो आपने राणा सांगा के टाइम पे जो आपने युद्ध नीति देखी थी और इस समय जो युद्ध नीति थी, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। उस समय सभी राजा एक छत्र के नीचे राणा सांगा के साथ मिलकर युद्ध किया, लेकिन इसमें क्या हुआ, महाराणा प्रताप के समय सबने अपनी अपनी जगह पे शासन किया। कच्छवाओं को छोड़ दें, कुछ राजाओं को छोड़ दें जो अकबर के साथ मिल चुके थे, उनको छोड़ दें, बाकी सब आप महाराणा प्रताप का भी साथ देते हैं, महाराणा प्रताप का इस बखूबी साथ देते हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों में साथ देते हैं। ठीक है, और यदि आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे पूछा कि अबुल फजल ने किसकी रचना की, आप बताएंगे आईने अकबरी की रचना की, अकबरनामा की रचना की। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया, 1571 में यह बना के तैयार करता है, क्या कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी, और 1575 में एक इबादत खाना का निर्माण करता है। 1578 में उस इबादत खाना के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए। अब इबादत खाने के जब दरवाजे सभी के लिए खोल दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सब अपने अपने धर्म की बड़ी बड़ी चीज़ें कहेंगे, तो वहाँ पे तकरार बन जाती, बन नहीं पाती, आखिरकार वह चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। 1579 मजहर की घोषणा, मजहर को तो पता ही है कि सम्राट का जो शहंशाह होगा उसका फैसला ही अंतिम होगा, उससे ऊपर किसी का फैसला नहीं होगा। देखिए, हर चीज़ हमने आपको पढ़ा दी जो आपके अकबर से अभी तक आपके में पूछी गई है। नवरत्न हमने नहीं बताए हैं, इसमें नवरत्न हम आपके MCQ की क्लास में बताएंगे, इसमें नवरत्न ने नहीं बताए हैं, इसमें जो चीज़ें नहीं बताई वो MCQ की क्लास में बताएंगे। और एक बाकायदा हमने जो चीज़ें हमें पता है हमने क्या क्या नहीं बताया वो सब आपका MCQ की क्लास में बताया जाएगा। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में आपका जहांगीर का टॉपिक हो जाएगा समाप्त। आपका जहांगीर के बाद आपका शाहजहाँ और औरंगजेब, तीनों जो आपके पैट के हिसाब से महत्वपूर्ण, हम तीनों टॉपिक एक कल की क्लास में पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।